ठीक है, एग्ज़ाम नगर स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए रोज़ 3 बजे और 7 बजे रोज़ सीरीज लेता हूँ। 7 बजे आपकी डिस्क्रिप्टिव क्लास होती है, जिसमें जो क्लास होती है आपकी उसके मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। और 3 बजे आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जैसे आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल किसी भी काल के हों वो कराए जाते हैं। 3 बजे वाली भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और 7 बजे वाली। इन्हीं दो क्लासों से आपका सिलेक्शन होगा। इसमें चलती है कौन सी सीरीज? पेपर छपने वाली सीरीज, मतलब जो पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे, सिलेक्शन दी जाने वाली क्लास। तो मत करो इंतज़ार, मत करो किसी पेपर को होने का इंतज़ार। जुट जाओ अपने एग्ज़ाम में कर अपना ध्यान। तो आपका पूरा ध्यान इन्हीं दो क्लास में होगा और इन्हीं क्लासों के आप क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ। पढ़ाई का एक रूटीन होता है, जैसे मैं करता हूँ या सभी करते हैं। जैसे मैं क्लास लेता हूँ तो आप लोग पेन ले लीजिए, पेन कागज़ लेकर बैठ जाइए। पेन कागज़ लेकर एक रजिस्टर बना लीजिए। जितने मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ उनको आप राइट करिए। राइट करने के बाद वो सॉल्व करिए। आप पहले मेरी क्लास देखिए, क्लास देखने के बाद ये क्वेश्चन लिखिए, फिर इनको एक रफ रजिस्टर में लिखिए। लिखने के बाद सुबह शाम इन पर एक नज़र डालिए, मतलब देखिए। अगर आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे। उसके बाद आप फिर से यही मॉक टेस्ट पर यही रजिस्टर लीजिए, किसी से दूसरे से कहिए, ये आपसे पूछे। तो जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपकी मुँह ज़बानी रट जाएंगे और आप जब एग्ज़ाम में देंगे तो आप खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपका हाथ ऐसे आंसर टिक कर देगा, चाहे सही हो चाहे सही और गलत का आप मन में सोचेंगे नहीं। जो सही होगा आंसर वो तुरंत टिक हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इससे पहले आपकी हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य में रीत, आदिकाल, भक्तिकाल, निर्गुण, सगुण। मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ कि अब तक मैंने कौन कौन सी क्लास ले ली है। अभी तक मैंने आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया है। उस पर मैंने आदिकाल पढ़ा दिया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ा दिया है। मैंने भक्तिकाल पढ़ा दिया है। ये भक्तिकाल के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ 7 बजे क्लास में। भक्तिकाल के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो इस पर मैंने जो भक्तिकाल में मैंने पहले निर्गुण भक्तिधारा पढ़ाई, फिर सगुण भक्तिधारा का आई। तो निर्गुण भक्तिधारा पे हैं संत काव्य धारा पे हमारे कबीर जी, और सूफ़ी काव्य धारा पे हैं मलिक मोहम्मद जैसी, और सगुण भक्तिधारा पर हैं कृष्ण भक्तिधारा पर हैं सूरदास जी, और राम भक्तिधारा पर हैं तुलसीदास जी। तो इतना मैंने आपको पढ़ाया। इनसे मैंने जो भी डिस्क्रिप्टिव क्लास मैंने दी है, तो आप मेरी क्लास जो मैंने अब तक 2-3 क्लास हो चुकी हैं, उनके मॉक टेस्ट हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ इन मॉक टेस्ट को देखिए, उससे पहले क्लास भी देखिए, फिर इन मॉक टेस्ट को देखिए, इनको राइट करिए, लिखिए, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आप जो मैंने पढ़ाया आप उसको खाली पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको इतना अच्छा से मैंने पढ़ाया उसको रट जाएगा। आप खाली ऐसे आंसर टिक करेंगे, यू टिक मारेंगे, क्योंकि उसी डिस्क्रिप्टिव में मैंने सारा चीज़ पढ़ा दिया है। तो चलिए आज की देर न करते आज की क्लास चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य शाखाएं कितनी हैं? चलिए देखिए, हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य शाखाएं कितनी हैं? हिंदी भक्ति 2, 3, 4, 5। हिंदी भक्ति साहित्य की 4 शाखाएं हैं। सूफ़ी काव्य धारा को किसने प्रेम सही कहा? तो मैं आपसे 50 बार क्या 60 बार हमेशा कहता रहता हूँ कि मैंने आपको जब पढ़ाया था हिंदी साहित्य इतिहास या काल विभाजन, तो मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले का इतिहास पढ़ाया था, फिर बाद के इतिहास जिसमें डॉक्टर नागेंद्र गणपति चंद्र जी जिनका वैज्ञानिक इतिहास है, और न जाने कितने कवि और कितने लेखक थे, उनको मैंने पढ़ाया था। तो मैंने कहा था जब भी सूफ़ी काव्य धारा हो या भक्ति काव्य धारा हो या संत काव्य धारा हो, सब में रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना परामर्श दिया है। तो प्रेमाशयी शाखा रामचंद्र शुक्ल ने मोहम्मद सूफ़ी काव्य धारा के कौन है? तो सूफ़ी काव्य धारा के मलिक मोहम्मद जायसी जी, उन्होंने पद्मावत की रचना की है। चलिए ठीक है। संत काव्य धारा के कबीरदास जी। प्रेमाख्यान सूफ़ी काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि कौन से? जो अभी मैंने बताया था, जायसी जी। आप पढ़ेंगे तो खट से ऐसे मेरी तरह खाली टिक लगा देंगे सही आंसर में। मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं टिक लगा देता हूँ। निम्नलिखित सूफ़ी काव्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो मुल्ला दाऊद को माना जाता है। मुल्ला दाऊद की प्रथम ग्रंथ है चंदायन। मुल्ला दाऊद का प्रथम ग्रंथ है
चंदायन। अच्छा, अखरावट के किसने लिखा है? अभी अभी मैंने पढ़ा है अखरावट के, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा अखरावट किसने लिखा है। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायसी जायस के रहने वाले थे। जायसी का पूरा नाम देखिए, मैं हर एक अपने सीरीज़ पर जो छपने वाली सीरीज, सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज़ जो चलती है 3 बजे 7 बजे, सब में मैं एक कवि का जरूर पूरा नाम लेके आता हूँ। अब तक 4 से 5 कवि के नाम पूरा लेकर आया हूँ। तो इसमें जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जो चित्तौड़ में राजा कौन थे? जायसी कौन थे? चित्तौड़ के रतन मान सिंह थे शायद। और इसकी पद्मावत की नायिका कौन है? पद्मावती। चलिए, और इसमें जो किस मुग़ल शासक का था? अलाउद्दीन खिलजी। इसमें दिखा है पद्मावत काव्य की नायिका किस देश की राजकुमारी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है। सिंघल द्वीप। पद्मावत में नायिका पद्मावती का नायक कौन है? राजा रत्नसेन, जो अभी मैंने बताया था। नायक रत्नसेन और नायिका पद्मावती। पद्मावत कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया था ना, तो खाली मैं आंसर देता चला जा रहा हूँ आगे। जायसी ने बारहमासा में किस विरह का मार्मिक चित्रण किया है? इसमें नागमती का किया है। बहुत ही फेमस रचना है बारहमास, नागमती का इन्होंने जिक्र किया। पद्मावत किस भाषा में है? तो जायसी जी अवधी भाषा में लिखा था। चलिए, पद्मावत सही से ये वो नहीं हो पाया। चलिए, मैं अभी बता देता हूँ। पद्मावत 12 मासे का प्रारंभ किस मास में हुआ? पद्मावत, चलिए थोड़ा सा प्रिंट हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, और कोई बात नहीं है टेढ़े की वजह से, तो उसमें कोई बात नहीं। पद्मावत 12 मासे का प्रारंभ किस मास में हुआ है? चलिए बताइए। आषाढ़, सावन, भादो, वैशाख, तो किस में हुआ है? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। आषाढ़ में 12 मासे। प्रेम रूप ईश्वर को सामने लाकर कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों मनुष्यों का समान रूप से दिखाया और भेदभाव दोषों को हटाकर पीछे कर दिया। रामचंद्र शुक्ल के उत्कथन में रिक्ति का स्थान शब्दों की पूर्ति करिए। तो मैंने पहले आपको बताया था, तो ये संत के हैं भाई, काव्यधारा के हैं। जायसी कबीरदास संत काव्य सूफ़ी के हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो मैंने बताया था रामचंद्र शुक्ल जी अपना व्याख्यान सभी उसमें उन्होंने अपना डाला हुआ है। चलिए, तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया है। चलिए, आप बताइए। तो मैंने बताया संत काव्यधारा के हैं कबीरदास जी, सूफ़ी के हैं जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो जायसी इसका राइट आंसर है। कुतुबुन की रचना का क्या नाम है? कुतुबुन की रचना का नाम बताइए, क्या नाम है कुतुबुन की रचना? आखिरी कलाम, पद्मावत, मधुमती, मृगावती। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। कुतुबुन की रचना का नाम मृगावती है। जायसी की प्रतीक योजना में कौन सा विषम संयोजन है? रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है, पद्मावत सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, नागमती दुनिया धंधा है, पद्मावत काव्य एक मोक्ष का प्रतीक है। ये गलत है, पद्मावत का मोक्ष का प्रतीक नहीं है, विषम संयोजन यही है। पद्मावत तो प्रेम का प्रतीक है, इसमें इन्होंने बताया प्रेम। पद्मावत में मुक्ता किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो भाई अवधि में लिखी है, दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। जायसी द्वारा पद्मावत में वर्णित 12 मासा का अर्थ क्या है? तो 12 मासा का अर्थ है, मैंने अभी बताया था कि 12 मासा महीनों में नागमती के विरह मनोदशा का वर्णन किया उन्होंने। जायसी के विरह वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? तो जायसी के विरह वर्णन में एक पक्षी प्रेम की विशेषता नहीं है, फारसी प्रेम का प्रभाव है, लोक संस्कृतिता है, विरह वर्णन का अनुसरण है। जायसी ने पद्मावत में प्रकृति के किस रूप का वर्णन किया है? तो जायसी ने प्रकृति के किस रूप का वर्णन किया? आलम्बन रूप का भी वर्णन किस रूप का वर्णन किया है? तो आलम्बन रूप का वर्णन उद्दीपन का है, मानवीकरण का है, सभी रूपों का वर्णन जायसी जी ने किया है। ये सूफी काव्यधारा के कवि ही जायसी जी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस रचना को सूफी काव्यधारा की पहली रचना स्वीकार किया है? तो मृगावती को उन्होंने पहली रचना स्वीकार किया है। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। चंदायन की मुल्ला दाऊद। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो निम्न में से कौन सी रचना जो है जायसी की नहीं है? तो आपको बता देते हैं, पद्मावत जायसी की, अखरावट जायसी की, आखिरी कलाम जायसी की है, लेकिन मृगावती इनकी नहीं। मृगावती मैं आपको बता चुका हूँ कि मृगावती किनकी रचना है। तो मृगावती किनकी रचना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कुतुबुन की है, कुतुबुन की है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। और ये सभी अखरावट की है। तो देखिए कभी कभी हम लोग को एक क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और इसको शेयर करें, जिससे आपका ये एग्ज़ाम नगरी का परिवार बढ़ता जाए और काफ़ी बृहद हो जाए। तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए। जिससे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो इस ग्रुप की थोड़ी फैसिलिटी बढ़ेगी। फैसिलिटी बढ़ने में आप ही को आराम होगा। आपके लिए और अच्छी चीज़ें इसी तरह मैं टेक्स्ट लेकर आऊँगा। तो आप नोट कर लीजिए, आपकी जो क्लास मैंने बताई थी, आपकी जो पहली क्लास है, पहली क्लास जो होती है 3 बजे होती है, दूसरी क्लास 7 बजे होती है। आप इनको नोट कर लीजिए। इससे पहले जो सभी क्लासें हैं और लेक्चर हैं उनको ज़रूर देखिए। उनके देखने के बाद ही आप ये मॉक टेस्ट दिया करिए। इसके मैंने कहा था कि उपनाम वाला, तो उपनाम वाली सीरीज़ लेके आऊँगा और जिनका उपनाम है उसको हर एक उसमें मैं दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं लास्ट में देता हूँ, हमेशा देता हूँ। तो इसमें भी मैं एक लास्ट में क्वेश्चन आपको दूंगा। इसमें एक लास्ट में क्वेश्चन दूंगा। कितनी धूप, मैं एक आपको दे रहा हूँ। गेहूँ बनाम गुलाब, गेहूँ बनाम गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन भी दे दूँ, प्रेमचंद, रामप्रक्ष बेनीपुरी, सरदार कोड सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन भी दे दिया। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर